नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस का। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके पहले कि अब जब हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे। तो इसके पहले हम लोग दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक के हिसाब से। एक आपका जो मेजरमेंट एंड डायमेंशन से रिलेटेड, दूसरा था बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के से रिलेटेड, और ये वाला जो आपका टॉपिक है ये मैटर एंड इट्स स्टेट, पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं इससे रिलेटेड है ये क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस है इसमें आपके लिए। ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को सारे ऑप्शंस के डिटेल में डिस्कस जाएंगे हम लोग, जिससे कि ये फर्दर जो यही क्वेश्चंस है फिर घूम फिर के कहीं ना कहीं से कि हर एग्जाम में आएंगे। कोई कहीं पे हल्के लेवल का होगा, कहीं डिफिकल्ट लेवल का होगा। तो इसलिए जो हम लोग जो अधिकतर क्वेश्चन जो यूज कर रहे हैं जो टॉपिक से रिलेटेड, वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है ये है, टू वेल्ड मेटल्स टुगेदर हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, सच अ हाई टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग। धातुओं की वेल्डिंग के लिए उच्च ताप आवश्यक होता है, इतना उच्च ताप किसे जलाकर प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। एसिटिलीन इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एसिटिलीन को ऑक्सीजन में जला करके। दूसरा ऑप्शन है एलपीजी इन ऑक्सीजन, एलपीजी को ऑक्सीजन में जला करके। तीसरा ऑप्शन है मीथेन इन ऑक्सीजन, मीथेन को ऑक्सीजन में जला करके। चौथा ऑप्शन है एसिटिलीन इन नाइट्रोजन, एसिटिलीन को नाइट्रोजन में जला करके। अब देखिए बेसिकली क्या होता है, वेल्डिंग के लिए बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे जो आप बी ऑप्शन देख रहे हैं, हम ओमिट कर सकते हैं ना कि वो ओमिट कर कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं एलपीजी, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली कई बार पूछा भी जा चुका है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। ठीक, तो एलपीजी बेसिकली क्या होती है आप जानते हैं, घरों में खाना पकाने के लिए यूज होती है। तो घरों में खाना पकाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। लेकिन इसका यूज करके हम वेल्डिंग का काम नहीं कर सकते, इससे उतना टेम्परेचर वेल्डिंग के लिए हमको लगभग 3000 2500 ऐसे टेम्परेचर चाहिए होता है। खाना पकाने के लिए आपको 100 200 300 डिग्री 400 डिग्री में, मैक्सिमम 500 डिग्री। ठीक, तो ये आपका खाना पकाने का काम इसमें हो जाता है। मीथेन को ऑक्सीजन में जलाने से भी बहुत ज्यादा वो नहीं मिलता है। ये बेसिकली मीथेन जो है आप देखेंगे तो मीथेन का यूज जो सीएनजी वगैरह में, जो सीएनजी होती है आप देखते सीएनजी बस होती है, और सीएनजी जो आपके कई सारे जो छोटे छोटे होते हैं ऑटो वगैरह, तो ये सब सीएनजी पे चलते हैं। सीएनजी में मैक्सिमम जो होता है कंपोजिशन वो मीथेन होता है, जबकि एलपीजी में क्या होता है ब्यूटेन, आइसोप्रोपेन, ये सब होता है। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन ये हो ही नहीं सकता है। ठीक, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि एसिटिलीन को नाइट्रोजन में जला करके। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो नाइट्रोजन में कोई चीज जलती नहीं, नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, तो एसिटिलीन को नाइट्रोजन में ऐसे नहीं जलाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला एसिटिलीन को ऑक्सीजन में जला करके। ठीक है, एसिटिलीन को ऑक्सीजन में जला करके आपको ये वेल्डिंग का काम आप कर सकते हैं। ठीक, एसिटिलीन को जब इसमें जलाते हैं ऑक्सीजन में, तो लगभग 3500 डिग्री टेम्परेचर जो जनरेट होता है, जिससे कि आप जो है दो अलग अलग मेटल्स को जब उस पे जलाते हैं तो वो पिघल जाती है और फिर धीरे धीरे ठंडा होकर के वो आपस में जुड़ जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। ठीक, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसके अगर एक्सप्लेनेशन के थोड़ा सा डिटेल में अगर देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में एसिटिलीन को जलाया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर वो भी दो अलग अलग चीजों को वेल्ड करना, या यहाँ पे देखिए कोई फिलर रॉड है जो बीच में गैप को फिल करने के लिए यूज की जा रही है। यहाँ से दोनों गैस आकर के मिल रही है, फिर यहाँ पे जल रही है एसिटिलीन गैस यहाँ पर। तो एसिटिलीन गैस जो यहाँ पर जल रही है उससे जो ये मेटल की जो फिलर रॉड है ये पिघल करके यहाँ पे बीच में भर जाएगी, फिर ठंडा कर देंगे और वो आप उसको पैक कर देगी। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं जब प्रोपेन को एयर में जलाते हैं तो लगभग टेम्परेचर कितना मिलता है, 1980 डिग्री।
प्रोपेन को जब ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितना मिल रहा है, 2200 डिग्री। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जलाएंगे 2600 डिग्री। एसिटिलीन को जब ऑक्सीजन में जलाएंगे तो 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको मिलता है। इसीलिए एसिटिलीन का और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है वो वेल्डिंग के पर्पज के लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि व्हेन व्हिच वन इज अ सबलाइम सब्सटेंस, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। तो इसमें जो टर्म यूज किया गया सबलाइम या ऊर्ध्वपातक, ऊर्ध्वपातक का मतलब क्या होता है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं पदार्थ की जो एक इन जनरल नॉर्मल सिचुएशन, जो नॉर्मल कंडीशंस में पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब सॉलिड से लिक्विड में जो उनका कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत ही थोड़ी देर के लिए होता है, और वो सॉलिड से लिक्विड में मतलब इतने जल्दी बदलते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता और आपको ये लगता है कि वो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरह के जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को सबलाइम सब्सटेंस कहा जाता है या ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहा जाता है, और उनके इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो अब इस तरह के कौन कौन से पदार्थ होते हैं आपको अगर आइडिया हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, नहीं तो फिर हम आपको अभी बता देंगे। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ टेबल साल्ट। टेबल साल्ट को गर्म करने से ये डायरेक्टली आपका वेपर में चेंज नहीं होता है, ये आपका आंसर नहीं होगा। शक्कर वही है, शक्कर जब आप गर्म करते हैं पहले तो पहले वो धीरे धीरे पिघल करके लिक्विड के फॉर्म में आएगा, फिर चारकोल बनेगा, फिर वो जलेगा। ठीक, शक्कर भी आपका आंसर नहीं है। आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आयोडीन जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ठोस की तरह होती है, पर्पल कलर का ठोस होता है, लेकिन जब इसको गर्म करते तुरंत गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आपका यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, आपका आंसर है सी, आयोडीन। डी जो आपका ऑप्शन है पोटेशियम आयोडाइड, जैसे सोडियम क्लोराइड या इस तरह का सॉल्ट है, जैसे आपका खाने का नमक होता है उसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड है, ये बिल्कुल इस तरह से की प्रॉपर्टी नहीं रखता है। अब यहाँ पे देखिए बाकी इस तरह से रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे आयोडीन की जगह पे दूसरा ऑप्शन दिया जा सकता है, और हो सकता है कि आपको 3 ऑप्शन ऐसे दे दिया जाए जिसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी हो, एक में ना हो। इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरह के पदार्थों के नाम पता होने चाहिए जिसमें कि सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। तो इनकी हम एक आपके लिए लिस्ट एक कंपाइल करके रखें, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए ये लिस्ट है, इसमें आपको इसे अमोनियम क्लोराइड क्या है, नौसादर इसको बोलते हैं हिंदी मतलब एक लोकल लैंग्वेज में, अंसारी की भाषा में अमोनियम क्लोराइड क्या है, नौसादर। तो इसको भी अमोनियम क्लोराइड को जब आप हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है, आपको उसकी लिक्विड स्टेट दिखाई नहीं देती है, पता नहीं चलती, बहुत ही शॉर्ट उसके लिए होती है। तो ये धीरे धीरे फिर कंडेंस होकर के फिर सॉलिड में बन जाता है। इसी तरह की जो प्रॉपर्टी है कैम्फर यानी कि कपूर में होती है, नैप्थलीन में होती है, एंथ्रासीन में होती है। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को जो बहुत ही, क्योंकि इसका जो ये बहुत ही लोअर टेम्परेचर पे जाकर के उस पे सॉलिड में कन्वर्ट होती है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो वहां पे जाकर के एक जैसे आप बर्फ के गो इस तरह के देखते हैं उस तरह के फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वहां से जैसे इसको टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं ये तुरंत गैस बन जाती है। इसी तरह की प्रॉपर्टी आयोडीन में भी होती है। तो ये सारे जो है आप अगर सब्सटेंस के नाम अगर याद रखेंगे कि कपूर, नौसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ड्राई आइस और आयोडीन, ये 6 कंपाउंड्स के नाम आपको याद रखने हैं, और इन्हीं में उस तरह की प्रॉपर्टी होती है, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, और यही कभी ना कभी आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन में घुमा फिरा करके पूछे जाएंगे, दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। मिश्रण नहीं है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा हवा, दूसरा कह रहा पारा, तीसरा कह रहा दूध और चौथा कह रहा सीमेंट। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें से आपको बताना कि कौन सा मिश्रण नहीं है। मिश्रण जैसा कि आप जानते हैं, बेसिकली आप अगर मैटर के बारे में पढ़ा होगा आपने, उसमें क्या बोलते हैं कि तो एक होता है कि एलिमेंट के फॉर्म में, पहले ब्रॉड कैटेगरीज में अगर डिवाइड करेंगे तो प्योर मैटर होता है, इम्प्योर मैटर होता है। प्योर मैटर या तो एलिमेंट के फॉर्म में होगा या कंपाउंड के फॉर्म में होगा। एलिमेंट का मतलब कि जैसे आयरन हो गया, ठीक, मरकरी हो गया, जिंक हो गया,
कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब एलिमेंट है, तत्व है, ठीक। तो जो भी तत्व के रूप में होता है या उसका जैसे कोई कंपाउंड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, कोई गैसेज हो गई, जो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है नेचुरली, तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब इसके अलावा जो दूसरे तरह के पदार्थ होते हैं वो मिक्सचर कहलाते हैं, ठीक। यानी कि उसमें दो तरह के तत्व या दो तरह के कंपाउंड या दो से ज्यादा तरह के कंपाउंड या दो से ज्यादा तरह के तत्व एक दूसरे से मिक्स होते हैं, मिलाए जाते हैं, या एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड जब आपस में मिलते हैं तो वो जो वो बनता है जो मिक्सचर, वो मिक्सचर कहलाता है। तो ये तो अशुद्ध मिश्रण होता है, ये शुद्ध वो कहलाता है, कंपाउंड जो होते हैं ये शुद्ध यौगिक कहलाते हैं, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, सीमेंट, दूध, पारा, हवा। हवा क्या है? हवा में अगर आप हवा के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन गैस भी होती है, डस्ट पार्टिकल भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं हवा के अंदर। तो हवा बेसिकली क्या है? ये एक मिश्रण है, कई सारी चीजों का एक मिश्रण है, मिक्सचर है, ठीक। इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया मिश्रण नहीं है, ये आपको बताना है। तो एयर क्या है? हवा क्या है? एक मिश्रण है, कई सारी गैसों का, तरह तरह के डस्ट पार्टिकल्स का एक मिश्रण है। मरकरी, पारा, पारा क्या है? एक तत्व है, एलिमेंट है, ठीक, एक मेटल है, ठीक। इसलिए ये क्या है? एक मिश्रण है, मिश्रण नहीं है, ठीक। ये शुद्ध तत्व है, एक तत्व है, एलिमेंटल मेटल है ये, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मरकरी होगा, पारा होगा। जो सी ऑप्शन है, मिल्क, दूध में भी कई सारी चीजें होती हैं, अगर आप देखें दूध में लैक्टोज शुगर भी होती है, प्रोटीन भी होती है, पानी भी होता है, फैट भी होता है, ठीक। तो दूध भी क्या? एक तरह का मिश्रण है। सीमेंट में भी कई तरह का जो कंक्रीट वगैरह इसमें मिलाए जाते हैं कैल्शियम के साथ उसमें, तो इस तरह से सीमेंट भी क्या है? सीमेंट भी एक मिश्रण है, ठीक। इसलिए इस तरह का जो क्वेश्चन है आपका, इस तरह के क्वेश्चन भी पदार्थ से रिलेटेड, मैटर से रिलेटेड काफी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा यही देखना होता है कि कौन सा कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड अगर है तो वो प्योर होता है, उसके अलावा जो चीजें बचती हैं वो इम्प्योर होती हैं। तो यहाँ पे मरकरी जो पारा है वो आपका एक एलिमेंट है, इसलिए जो आपका आंसर है वो क्या है? पारा, ठीक। पारा आपका आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे देखिए, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस दो तरह से, एक तो या तो वो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। एलिमेंट का मतलब कि जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, लेड, मरकरी, गोल्ड, कॉपर, ये सारी चीजें क्या है? ये एलिमेंट है। तो इस तरह की चीजें प्योर कहलाएंगी, प्योर एलिमेंट्स या कंपाउंड। यानी कि प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। मिक्सचर में एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड मिक्स हो जाएंगे, एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट मिक्स हो जाएंगे तो वो मिक्सचर बन जाएंगे। अब मिक्सचर दो तरह का हो सकता है, एक तो हो सकता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेसिकली कि वो इतना इस तरह से उसमें आप वो देखने में या जब मिक्स होने के बाद इस तरह का अपीयरेंस उसका होता है, इस तरह से दिखाई देता है, उससे आपको पता चलता है इसमें एक से ज्यादा चीजें मिली हुई हैं। जैसे पानी में अगर बालू को मिलाएंगे तो कभी एक जैसा नहीं दिखाई देगा, पानी और बालू अलग अलग हमेशा से आपको दिखाई देंगे। तो आप तो इस तरह का जो मिश्रण बनेगा उसको क्या बोलेंगे आप? हेट्रोजीनियस, विषमांग मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिश्रण। वेजिटेबल सूप, ऑयल इन वाटर, पानी में तेल अगर मिलाएंगे तो भी हमेशा पता चलेगा आपको। तो ये जब आपको इस तरह से जब मिश्रण बनता है तो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जैसे पानी में अगर आप शक्कर मिला दीजिए, ठीक, तो आप उसको देख करके नहीं बता सकते कि इसके अंदर शक्कर है कि नहीं है, ठीक। पानी में नमक मिला दीजिए तो इस तरह से वो बिल्कुल आप इनसेपरेबल, देखने में लगता है कि ये एक ही चीज है, दोनों पानी और सॉल्ट मिलकर, तो उस तरह के जो मिक्सचर बनता है उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक। तो इस तरह से चार तरह के मतलब होते हैं चीजें, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आयरन शीट केप्ट इन मॉइस्ट एयर कवर्ड विथ रस्ट। जब आप आयरन शीट को हवा में, नम हवा में रखते हैं, लोहे की चादर को नम हवा में रखते हैं, तो उसकी जो चादर है वो जंग से ढकी रहती है, ढक जाती है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, एक लेयर बन जाती है जंग की। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रस्ट क्या है, वो जंग क्या होता है? आपके ऑप्शन से पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक तत्व है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यौगिक है, तीसरा कह रहा है कि ये लोहे व धूल का एक मिश्रण होता है, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि लोहा, ऑक्सीजन और पानी का मिश्रण वहां पर होता है।
तो बेसिकली जंग पूछा जा रहा है कि लोहे की चादर है, चाहे यानी कि लोहे की चादर तो फिक्स हो गई, अब उस पे जो जंग रस्ट पूछ रहा है कि रस्ट क्या है, पूछ रहा है कि एलिमेंट, तो अगर एलिमेंट होता है तो लोहा ही था एलिमेंट, बेसिकली लोहा एलिमेंट है, अब उसके ऊपर जो जंग बना है वो एलिमेंट तो नहीं हो सकता। पहला आपका जो आंसर है ऑप्शन ए है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा बोला है कंपाउंड हो सकता है, लोहे व धूल का मिश्रण, क्योंकि वहां पे बात की गई नम हवा की और लोहे के चादर की, ठीक, ऑप्शन सी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। लोहे ऑक्सीजन व पानी का मिश्रण, बेसिकली ये जो अगर आप रस्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो ये जो जंग लगता है, जंग लगता है कैसे कि जो लोहे की चादर होती है इस पे जब नमी की एक लेयर आती है, फिर ऑक्सीजन से वो रिएक्ट होता है उसके सरफेस पर, वो एक तरह से एक सेल बन जाता है लोहे के सरफेस पर पानी की उपस्थिति में। तो वो सेल क्या करता है, जो लोहे का जो सरफेस है वो एनोड की तरह बिहेव करता है, और वहां पे ऑक्सीजन का जो आयरन का ऑक्साइड बन करके फिर वहां पर उसके ऊपर इकट्ठा होता रहता है, जमा होता रहता है। तो इस तरह से जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है, तो कुल मिलाकर जो जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान आयरन जो है पानी से रिएक्ट करता है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के प्रक्रिया के दौरान, और वो एक कंपाउंड बनाता है आयरन का ऑक्साइड, ठीक। तो आयरन बेसिकली लोहे के जंग में आयरन के ऑक्साइड होते हैं Fe2O3.XH2O, यानी कि आयरन का ऑक्साइड जो होता है यही वहां पर जंग की तरह आपको दिखाई देता है, और ये आयरन ऑक्साइड है क्या, आयरन का एक कंपाउंड है, इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या होगा, एक यौगिक। ये मिश्रण नहीं है, मिश्रण तब होता जब आयरन ऑक्सीजन और तीनों चीजें हम अलग अलग देख सकते, उसमें सेपरेट कर सकते, वो विजिबली वहां पर ना ही विजिबली होती मतलब दिख रही होती है, ना ही वो केमिकली उनको सेपरेट किया जा सकता है, वो रिएक्ट करके वो आपस में क्रिया करके आयरन का ऑक्साइड बना चुकी होती है, जो कि एक डिफरेंट चीज है, डिफरेंट कंपाउंड है, इसलिए आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या होगा, वो एक यौगिक होगा, ठीक। आपका आंसर क्या होगा, बी, एक यौगिक। अगले क्वेश्चन पे चल, यहाँ पे देखिए वही उसी चीज को हम यहाँ पे जो डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि एक एनोड बन जाता है, सेल का एक एनोड की तरह बिहेव करता है लोहे का सरफेस, पानी आ जाती है, पानी की उसमें प्रेजेंस में, तो जब एनोड की तरह बिहेव करने की पानी का जो है जो साथ में इसका जो व्यवहार है, वो इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पानी के उसमें लीव करता है, छोड़ता है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन का ऑक्साइड बनाता है Fe2O3, यही जंग कहलाता है, जो यहाँ पे Fe2O3.XH2O बन रहा है, यही जंग है, ठीक। नेक्स्ट में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज, हाल ही में खोजी गई पदार्थ की अवस्था है। पहला ऑप्शन है सॉलिड ठोस, दूसरा ऑप्शन है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा, और पांचवा ऑप्शन है द्रव लिक्विड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सॉलिड, ठीक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेटल जो है बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में तीन स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक। अब ये जो आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली एक और स्टेट आप सुनेंगे जब टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे, सॉलिड उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड, उसका टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो गैस, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लाज्मा, ठीक। प्लाज्मा में क्या होते हैं कि जैसे जो परमाणु अपने जो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके न्यूक्लियस और अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग इस स्टेज में मिक्स स्टेट में रहते हैं, बट वो न्यूक्लियस के पूरी तरह से कांटेक्ट नहीं होता, तो जो स्टेट बनती बहुत हाई टेम्परेचर पर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रोकन स्टेट में होते हैं, वो प्लाज्मा कहलाता है। तो अगर इसका उल्टा करते जाएंगे कि प्लाज्मा को ठंडा करेंगे वो गैसियस स्टेट में आएगा, फिर गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड स्टेट में आएगा, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड में आएगा, इसको और कूल कर देंगे और ठंडा कर देंगे, बहुत ठंडा कर देंगे, तो ये जो ऑप्शन आपका बनेगा वो कहलाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से अभी मतलब ऐसे नॉर्मल कंडीशन में तो तीन अवस्थाएं होती हैं, लेकिन बहुत ही हाई टेम्परेचर या बहुत ही लो टेम्परेचर पे जब चले जाएंगे तो आपको दो अवस्थाएं और मिल जाती हैं,
बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली आप जो हमारे वायुमंडल का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है वहां पे जो गैसें या इस तरह की जो भी चीजें होती है वो प्लाज्मा के स्टेट में पाई जाती हैं, क्योंकि हमारे जो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वहां पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है और गैस जो है उसके जो गैस के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनसे काफी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, अलग अलग रहते हैं और उस स्टेट को वहां पे प्लाज्मा कहा जाता है। इसी तरह से बहुत ही जब कोल्ड स्टेट में मैटर को लेकर चले जाते हैं तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बन जाता है। इसलिए जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इस तरह से आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में भी पूछा जाता है तो प्लाज्मा, और अगर ये 5th स्टेट क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 3 स्टेट आपको पता थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आप देखना चाहें तो ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आपको दिखाए गए हैं। जब इधर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देख रहे हैं रेड की तरफ जाएंगे सॉलिड, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस और बढ़ाएंगे तो प्लाज्मा। ठीक, जैसे सन का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरह से प्लाज्मा है क्योंकि वहां बहुत हाई टेम्परेचर है। इसी तरह से जब वापस ठंडे की तरफ जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा, जहां पे बहुत ही डिस्टेंट प्लेसेस है वहां जहां रोशनी नहीं पहुंचती है, जहां टेम्परेचर बहुत ही माइनस से बहुत कम उसमें चला जाता है, बहुत नीचे चला जाता है माइनस कंडीशन में, तो वहां पर जो पदार्थ की अवस्था, जिस अवस्था में पदार्थ पाया जाता है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आयोडाइज्ड साल्ट इज। आयोडाइज्ड नमक में क्या होता है? सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको बताना है कि बेसिकली जो नमक में के साथ में जो आयोडीन जो सप्लाई किया जाता है, पहले क्या होता, पहले ऐसे ही नमक मिलता था, रोड़े वाला नमक होता था। वो जो नमक क्या होता है, जो समुद्र से सीधे पानी से उससे अलग किया जाता था और वो डायरेक्टली लोग अपने घरों में उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसमें आयोडीन कम होता था। तो आयोडीन कम होने की वजह से बहुत ही मतलब जगहों पर जहाँ पे पानी, जहाँ के सोइल में आयोडीन की कमी होती है तो वहां पे लोगों को घेंगा रोग हो जाता था। तो फिर उसके बाद से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब जो भी नमक बिकता है मार्केट में उसमें आयोडीन मिक्स होकर के मिलता है आपको। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आयोडाइज्ड नमक बिकता है, मिलता है मार्केट में, उसमें नमक के साथ में कौन सी ऐसी चीज मिलाई जाती है जिससे कि वो आयोडीन हमें अवेलेबल हो जाता है, हमारे खाने के माध्यम से हमको मिल जाता है। ये क्वेश्चन है आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम आयोडाइड तथा खाने के नमक का मिश्रण होता है वो। दूसरा कह रहा है कि आणविक आयोडाइड और खाने का नमक। तीसरा कह रहा है आयोडाइड व खाने के नमक के संयोजन से बना एक यौगिक होता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि आणविक आयोडीन व खाने के नमक से निर्मित यौगिक। तो बेसिकली ये थोड़ा सा मेमोरी में कह लीजिए, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन इसमें आप देख रहे हैं आणविक आयोडाइड, तो बेसिकली आणविक आयोडाइड नहीं, आणविक आयोडीन मॉलिक्यूलर जो आयोडीन होता है, सॉलिड होता है बेसिकली पर्पल कलर का, ये रिएक्टिव होता है काफी, तो इसको डायरेक्टली आप उसमें नमक के साथ में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर। जो सी ऑप्शन कह रहा है कि कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड कॉमन सॉल्ट, तो अगर ऐसा आप कंपाउंड खाएंगे, बेसिकली आपको आपका मेन पर्पज, नमक जो खाते हो तो मेन पर्पज आपका नमक है, लेकिन अगर नमक और पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन से कोई कंपाउंड बन जाएगा वो आप खाएंगे तो वो आपके लिए हो सकता है जरूरी ना हो, क्योंकि आपको नमक खाना है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। कंपाउंड फॉर्म बाय मोलिकुलर आयोडाइड एंड कॉमन सॉल्ट, ये भी क्योंकि आप कॉमन सॉल्ट का, आपको कॉमन सॉल्ट खाना बेसिकली, उसका कोई कंपाउंड किसी के साथ में बना हुआ नहीं लेना है। ऑप्शन इसका जो करेक्ट है वो ये है। इसमें क्या है कि मिक्सचर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड कॉमन सॉल्ट। पोटेशियम आयोडाइड बेसिकली सोडियम क्लोराइड की तरह का ये कंपाउंड है, जैसे सोडियम के साथ में क्लोरीन का कॉम्बिनेशन, सोडियम के साथ में क्लोरीन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सोडियम क्लोराइड है, और ये क्या पोटेशियम के साथ में आयोडीन का कॉम्बिनेशन। ठीक, तो ये दोनों ही कम रिएक्टिव चीजें हैं, एक दूसरे के साथ आसानी से मिक्स किए जा सकते हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सॉल्ट के साथ में दिया जाता है, और ये पानी में घुलने के बाद, खाने के उसमें मिलाने के बाद, ये इसका जो आयोडीन है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, एसिमिलेट हो जाता है, जिससे कि हम इसका यूज कर पाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड और खाने के नमक का मिश्रण। ठीक,
यहाँ पे देखिए ये पोटेशियम आयोडाइड कुछ इस तरह से दिखाई देता है लगभग। तो ये पोटेशियम आयोडाइड है, इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में हमको चाहिए होता है आयोडीन, तो इसको बहुत ही कम मात्रा में मिलाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको मतलब ये पोटेशियम आयोडाइड का एक पिक्चर लिया गया है आपके लिए। बाकी ये बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही माइन्यूट मात्रा क्वांटिटी में चाहिए होता है। ये कुंटल, कई कुंटल नमक के लिए इतना जो क्वांटिटी जो आपको दिखाई दे रही है, ये कई कुंटल नमक के लिए सफिशिएंट है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पूछा जा रहा है इसमें कि व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज स्मोक, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है। पहला बोल रहा है कि सॉलिड मिक्स्ड विद अ गैस, दूसरा कह रहा है कि गैस मिक्स्ड विद अ गैस, तीसरा कह रहा है कि लिक्विड मिक्स्ड विद अ गैस, चौथा ऑप्शन है गैस मिक्स्ड विद अ लिक्विड एंड अ सॉलिड, ठोस के साथ गैस का मिश्रण, दूसरा कह रहा है गैस के साथ गैस का मिश्रण, तीसरा कह रहा है गैस के साथ द्रव का मिश्रण, चौथा कह रहा है द्रव व ठोस के साथ गैस का मिश्रण। बेसिकली अगर देखा जाए, थोड़ी सी एनालिसिस की जाए, साइंटिफिक लॉजिक्स लगाया जाए इसमें, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना भी आसान है। बट यहाँ पे हमें देखना यूं है कि जो गैसेस बेसिकली अगर देखा जाए तो गैसेस कुछ कलरफुल तो हो सकती हैं, लेकिन स्मोक क्या होता है, स्मोक कलरफुल तो होती है बट वो ट्रांसपेरेंट होंगी या उनके आर पार देखा जा सकेगा, लेकिन ये जो धुआं होता है, धुएं के आर पार आप नहीं देख सकते। जैसे आप अगर देखें कुछ चीजें, जैसे आप लेकिन आइस होता है, स्नो होता है, तो आइस क्या होता है, ये बिल्कुल एकदम इस तरह से होता है, शीशे की तरह, कांच की तरह आप आर पार देख सकते हैं। स्नो के आर पार आप नहीं देख सकते। तो स्नो के आर पार आप क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि पानी के अंदर हवा के जो चीजें, हवा के जो मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स वो ट्रैप हो जाते हैं। तो जो लाइट रे जब उसके पानी के मॉलिक्यूल से टकराती है, फिर हवा के अंदर प्रवेश करती है, फिर उसी के अंदर घूमती रह जाती है, तो आर पार निकल नहीं पाती पूरी की पूरी लाइट, और इसलिए जो बर्फ का जो वो भी जो गोला वगैरह होता है वो आपको सफेद दिखाई देता है। जबकि आइस में क्या होता है, आइस के मॉलिक्यूल्स के अंदर में हवा नहीं रहती है, इसलिए आप इसके आर पार देख सकते हैं। सेम केस यहाँ पर भी यही केस है, यही इसी तरह का मामला है कि जो धुएं में क्या होता है कि धुएं में जो लाइट पड़ रही होती है धुएं के ऊपर, वो आर पार उसके नहीं निकल पाती, इसीलिए आपको धुआं थोड़ा सा सफेद या नीले कलर का दिखाई देता है। तो क्या होता है कि जब कोई चीज जल रही होती है, तो जलने की प्रक्रिया के दौरान उसके अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी उसके साथ में उड़ रहे होते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स। कुछ चीजें जो जल नहीं पाई होती उस समय तक, वो भी उसके साथ में उड़ रही होती हैं। और आप कभी भी अगर इस चीज को जस्टिफाई करना चाहें, तो धुएं के ऊपर अगर कोई चीज रख देंगे कुछ देर तक, तो उसके ऊपर धुएं का कुछ, कार्बन का कुछ उसके ऊपर क्या होता है, जमा हो जाता है। बेसिकली कुछ अनबर्न्ड कार्बन, कुछ जला हुआ अशेष कार्बन उसमें रहता है, जिसकी वजह से जब लाइट उसमें धुएं के उस पे जाती है, तो वो टकरा करके उसी में इधर उधर घूमती रहती है, पूरी की पूरी आर पार नहीं निकल सकती है। इसलिए धुआं आपको सफेद कलर का दिखाई देता है, या थोड़ा ब्राउन कलर का भी दिख सकता है कार्बन होने की वजह से। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जब भी इस तरह की चीज होगी, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। यानी कि गैस के साथ गैस का जब मिश्रण बन रहा होगा, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। गैस के साथ लिक्विड के जब मिश्रण होगा, ये हो तो सकता है, बट धुआं बेसिकली दोनों ही गैस, क्योंकि जल रही है चीज, बहुत ही हॉट टेम्परेचर से निकल के आ रही है, तो वहां पे गैस के साथ लिक्विड के कॉम्बिनेशन का जो चांस है वो खत्म हो जाता है। वो आपका यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं बनेगा। बाकी ये यहाँ पे 3 चीजों की बात कही जा रही है, द्रव व ठोस के साथ गैस का मिश्रण, ये भी इसीलिए नहीं हो सकता है, गैस के साथ गैस का मिश्रण बनेगा नहीं, इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या होगा, ठोस के साथ गैस का मिश्रण। यानी कि जो गैसें निकल रही होती है उसके साथ में कुछ ठोस भी उड़ रहे होते हैं, और इसीलिए आपको जो धुआं है वो सफेद दिखाई दे रहा होता है। ठीक, अब इसके बारे में देखिए, यहाँ पे ये देखिए धुआं ऐसे करके दिखाई दे रहा है। बेसिकली जब यहाँ पे नीचे जब चीज जल रही है, तो जलने के दौरान क्या होता है, इसके साथ में बहुत सी ऐसी चीजें उड़ रही होती हैं जो कुछ पूरी तरह से नहीं जली होती है, बहुत फाइन पार्टिकल, बहुत बारीक बारीक कण भी इसके साथ में हवा में ऊपर यहाँ से टेम्परेचर लेकर के ऊपर जा रहे होते हैं, और जब इस पे लाइट पड़ती है तो पार पार नहीं आ पा रही, इसलिए आपको एक ऐसा व्हाइट या ब्राउन इस तरह का पूरा क्लाउड दिखाई देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि अमलगम इज अ सॉल्यूशन ऑफ, अमलगम किसका घोल होता है। तो
बेसिकली अगर घोल के बारे में देखेंगे, सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, तो सॉल्यूशन दो या दो से ज्यादा चीजों का जो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है उसी को सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये एक स्पेशल केस है। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे ब्रास वगैरह आप देखेंगे तो कॉपर, जिंक, इस तरह की चीजों के मिक्सचर से बनता है। तो दो या दो से मतलब उसमें कई सारे मेटल्स को आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो वो सॉलिड सॉल्यूशंस बनाते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर के। एमलगम बेसिकली एक तरह का सॉलिड सॉल्यूशन ही है, लेकिन यहाँ पे एक जो इसका एक हिस्सा वो फिक्स है कि एक हिस्सा उसका पारा ही होगा, मरकरी ही होगा। यानी कि जब मरकरी के साथ में किसी दूसरे मेटल को हम घोलते हैं तो जो भी चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं? एमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? एमलगम। ठीक है। और अगर यही पे मरकरी नहीं होता, मरकरी की जगह कोई दूसरी मेटल होती है, यानी कि मेटल प्लस मेटल, मेटल प्लस मेटल जब हम एक साथ पिघला करके उनको फिर से मिक्स कर देते हैं तो इस तरह से जो चीज बनती है वो ऐसे भाषा में एलॉय, मिश्र धातु जिसको बोलते हैं, या अगर बहुत अच्छी तरह से उसके साथ मिक्स है ये तो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाती है। और ये वाला जो एमलगम जो यहाँ पे बन रहा है ये इसी सॉलिड सॉल्यूशन का एक स्पेशल केस है जिसमें कि किसी भी मेटल को मरकरी में घोल दिया जा रहा है। तो मरकरी में, यानी मरकरी होता है लिक्विड, मरकरी किस स्टेट में होता है? लिक्विड, और मेटल क्या होती है? सॉलिड। इसलिए जो एमलगम है वो लिक्विड में सॉलिड का जो ठोस, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए द्रव में, लिक्विड इन सॉलिड नहीं, सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि पारे में दूसरे जो मेटल का मिक्सचर। तो क्या होगा? सॉलिड इन लिक्विड, ठोस में द्रव का, द्रव में ठोस का जो मिश्रण होता है, यानी बेसिकली पारे में जो किसी दूसरे मेटल का जो मिक्सचर है, यानी कि सॉलिड इन लिक्विड, द्रव में ठोस का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? एमलगम कहलाता है। यानी कि ये आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये है एमलगम के बारे में देखना चाहें तो एमलगम का जो एप्लीकेशन है वो कई तरह से, डेंटिस्ट्री में आपकी जो फिलिंग वगैरह होती है, डेंटल फिलिंग्स, यहाँ पर भी एमलगम का, सिल्वर एमलगम का, इस तरह के जो एमलगम है उनका इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड एमलगम होता है डेंटिस्ट्री में, जिंक एमलगम होता है, कई तरह के एमलगम का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और भी देखेंगे एल्यूमिनियम का एमलगम, टिन का एमलगम, सोडियम एमलगम, पोटेशियम एमलगम। ठीक, यहाँ पे एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे अलग कोई एक और भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। आप सबसे नीचे वाली लाइन पे अगर ध्यान देंगे तो दिया गया है कि मरकरी जो है वो लोहे के साथ में, प्लेटिनम के साथ में, टंगस्टन के साथ में और टेंटेलम के साथ में, इस तरह के मेटल्स के साथ में एमलगम नहीं बनाता है। यानी कि पारे में सारे मेटल्स को नहीं घोला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि आपको इसी तरह का ऑप्शन दिया जाएगा कोई एग्जाम में कि इनमें से जो कौन सी मेटल है वो मरकरी के साथ में एमलगम नहीं बनाती है। तो उसमें आपको ऑप्शन आपको मिल सकता है आयरन। अगर आयरन ऑप्शन में है तो आयरन आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आयरन पारे में नहीं घुलेगा। प्लेटिनम भी पारे में नहीं घुलेगा। ये एक ही उसमें है, टंगस्टन, टेंटेलम, आयरन, ये सारे जो ये 4-5 मेटल्स के नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये पारे के साथ एमलगम नहीं बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 9, ये भी देखिए एनडीए में पूछा गया है क्वेश्चन, Which one of the following mixture is homogeneous? होमोजीनियस के बारे में आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ऐसा मिक्सचर जब दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाने पर उसको बिल्कुल अलग अलग ना देखा जा सके, अलग अलग उसमें नहीं पता चलता है, तो हम बोलते हैं कि मिक्सचर जो होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे कि पानी में सॉल्ट का सोल्यूशन, या पानी के साथ में शुगर का सोल्यूशन, या इस तरह का कोई और भी सोल्यूशन जिसमें कि हम उसको वो इनसेपरेबल मतलब दिखाई देता हो, तो उसको हम बोलते हैं कि जो मिक्सचर हमारा वो होमोजीनियस है, समान मिश्रण है। तो अब आपको बताना है इनमें से कि इन चारों में से कौन सा मिश्रण जो है होमोजीनियस है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि स्टार्च एंड शुगर, यानी कि स्टार्च और शुगर को क्या हम ऐसा मिला सकते हैं कि होमोजीनियस हो। ऑप्शन है ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा बोला मेथेनॉल एंड वाटर, मिथेनॉल एंड वाटर को अगर मिलाएंगे तो आप एक दूसरे, दोनों ही पानी की तरह दिखाई देते हैं, ये दोनों मिलाने के बाद एक दूसरे को आप अलग अलग नहीं देख पाएंगे। तीसरा ऑप्शन बोला ग्रेफाइट एंड चारकोल,
देखिए बेसिकली ग्रेफाइट एंड चारकोल है तो दोनों कार्बन ही, ग्रेफाइट भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है, चारकोल भी कार्बन है, बट दोनों की फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल अलग अलग होती है, दोनों के व्यवहार अलग अलग होते हैं। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है, चारकोल में फ्रिक्शन होता है, चारकोल को उसके लिए क्लीनिंग वगैरह के पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों अलग अलग बिल्कुल बिहेव करते हैं, दोनों के साथ मिक्स तो कर सकते हैं लेकिन वो बिल्कुल दिखाई देंगे, अलग अलग दिखाई देंगे कि ये वाला इसमें चारकोल के साथ में या ग्रेफाइट के साथ में कुछ मिक्स किया गया है, चारकोल के साथ में कुछ मिक्स किया गया। सी आपका सी ऑप्शन भी नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सी ऑप्शन में क्या करें, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट जानते हैं क्या है, चाक। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है, सोडा। वो इस तरह सॉरी सोडे से मिलता जुलता है, दिखता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों को भी आपस में मिक्स करेंगे तो ये भी आपके जो है ये अलग अलग आप उसमें पता कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है बी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी, मेथनॉल एंड वाटर। इसका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल आप अलग अलग नहीं देख सकते, पहचान नहीं सकते कि इसमें मेथनॉल कौन सा है, पानी कौन सा, जब मिला दिया जाए इन दोनों को। ठीक है, इसलिए आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का हम एग्जांपल पहले ही बता चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉमन सॉल्ट इज एक्सपोज टू एयर, जब खाने का नमक हवा के संपर्क में आता है। दूसरा ऑप्शन है कोल इज बर्न्ड इन एयर, कोयले को हवा में जलाया जाता है। थर्ड ऑप्शन सोडियम इज प्लेस्ड इन वाटर, सोडियम को पानी में रखा जाता है। फोर्थ ऑप्शन आयरन इज केप्ट इन मॉइस्ट एयर। तो अब यहाँ पे देखेंगे, नीचे से चलते हैं कि जब लोहे को हम मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो क्या होता है कि वहां पे आपने देखा कि आयरन का ऑक्साइड बनता है, Fe2O3.X H2O बनता है, यही जंग है। यानी कि केमिकल रिएक्शन हुई वहां पर, जब लोहे को नम हवा में रखा गया तो केमिकल रिएक्शन हुई पानी के थ्रू और आयरन का, और उससे नया कंपाउंड बन गया, जिससे कि हम वापस उस प्रोसेस को मतलब उल्टा मतलब पानी हटा करके फिर वापस नहीं पा सकते इसको, फिर ये केमिकल रिएक्शन हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी कि ऑप्शन आपका डी नहीं सही होगा। सेकंड ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन कह रहा है सोडियम इज प्लेस्ड इन वाटर, सोडियम को जब पानी में रखा जाता है तो क्या होता है, सोडियम बहुत तेजी से इसमें जलने लगता है, पानी के साथ में रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और गैस बनती है। ठीक, कोयले को जब उसमें जलाया जाता है हवा में तो क्या बनेगा, कोयला क्या है, कार्बन, हवा में जलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से जो तीनों ऑप्शन में जो बी, सी और डी में आप देख रहे हैं, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और कहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, कहीं आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। जबकि जो खाने का नमक है जब उसको हवा पे रखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, खाने का नमक ही बना रहता है। इसलिए इस जो यहाँ पे आपका ये वाला जो ऑप्शन है इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा और इमेजेस वगैरह भी आपके लिए हैं, जैसा कि आपने पहले देखा था, यहाँ पे जंग बन रहा, आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, जब हवा जो स्टील जो है, लोहा जो है पानी के संपर्क में, मॉइस्ट एयर के संपर्क में है। सोडियम को यहाँ पे देखिए पानी में डाला गया तो सोडियम जल रहा है, जब सोडियम जलेगा पानी के साथ में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस बनेगी। और यहाँ पे देखिए जब कार्बन जो कोयला जो है वो जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक, ये था इसके लिए। तो आज के लिए आपके लिए बस इतना ही, ये 10 क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस के सारे एक्सप्लेनेशन का सॉल्यूशन, बहुत ही डिटेल डिस्कशन, तो आपको इससे बहुत ही फायदा होगा। आप इसी तरह से पढ़ने की कोशिश भी करें तो आपको जो भी जो एग्जाम की जो तैयारी होगी आपकी वो बहुत अच्छी होगी। तब तक के लिए आपको थैंक यू। लेकिन अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हम आपके लिए और बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बढ़िया कंटेंट, लाइव कंटेंट, इस तरह की चीजें फिर आपको और अच्छे से दे पाएंगे और तरीके से दे पाएंगे और ज्यादा चीजें दे पाएंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।